न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने ली उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं नरेंद्र। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भवन में बैठकों का दौर जारी। पार्टी को अभी तक 1000 से ज्यादा मिले आवेदन। जिताऊ उम्मीदवार पर मंथन कर रही कांग्रेस। बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस को अब होगा फर्क महसूस जब बैलेट में भी बाजी मारेगी बीजेपी प्रत्याशी। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। चारों तरफ से बर्फ की चादर से ढकी बद्रीपुरी। धाम की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान। नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे राजभवन देहरादून में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जी नरेंद्र को शपथ दिलाई है। इस मौके पर समारोह में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी और वकील भी मौजूद रहे। I, Guhanathan Narendra, having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. निकाय चुनाव के ऐलान होने के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस भवन पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर बैठकें भी शुरू हो गई है। प्रदेश भर से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिस पर पार्टी अब बैठक कर मंथन कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम फाइनल होकर सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस भवन पर लगातार चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम मेरा बिहार के चंपारण में लगाइए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की बैठकों का दौर शुरू हो गया कांग्रेस में? देखिए विशाल, बिल्कुल निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को लेकर के जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी के साथ साथ जो है राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। जो नेता है वो अपने समर्थकों के साथ जो है कांग्रेस भवन पहुंच रहे हैं और वह जो वरिष्ठ नेता है उनके सामने जो है आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के जो बैठक है वो भी शुरू हो गई है। और बैठक में जो है वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस में किसको टिकट देंगे, क्या कौन जिताऊ उम्मीदवार है, उसको लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार कौन उम्मीदवार होगा। और करीब 3 से 4 नामों को लेकर के फाइनल, उसमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा। उसी को लेकर के मंथन चल रहा है कि आखिरकार कौन सत्ता दल पार्टी भाजपा को हराने के लिए अच्छा उम्मीदवार रहेगा। उसी को लेकर के लगातार जो है पार्टी बैठक कर रही है और जो है अभी हाल ही में एक बैठक हुई है, 2 बजे के बाद फिर एक बैठक होनी है, उसके बाद शाम को एक बैठक होगी। तो यानी कि जो है लगातार बैठकों का दौर है वो अब चल रहा है, आवेदन लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर तनमाहा की बात की जाए तो उन्होंने उनके हिसाब से लगभग करीब 1000 से अधिक जो है प्रदेश भर से जो है आवेदन आ चुके हैं और इनमें जो है विचार किया जा रहा है। जी विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी उसमें थोड़ा लेट लतीफी जरूर नजर आई है कांग्रेस की, क्योंकि अभी तक नामों की लिस्ट ही पहुंच रही है, अभी उन पर चर्चा होना भी बाकी है, अभी आने वाले समय में प्रत्याशियों की घोषणा होना भी बाकी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लंबा समय खींच रही है कांग्रेस? देखिए ये कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी इसके दूसरे पहलू से भी इसको देखा जा सकता है। देखिए क्योंकि असल हो सकता है कि ये तैयारियां भी पूरी तरीके से नहीं रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी जो है कांग्रेस भी जो है सत्ता दल पार्टी के जो नाम हैं वो किस तरह के सामने आते हैं उनको लेकर के विचार कर रही हो कि पहले कांग्रेस
रुके और भाजपा जो है पहले अपने नामों का फाइनल कर दे, तो उसी हिसाब से फिर उसको देखते हुए मजबूत प्रत्याशी को उतारने की कोशिश कांग्रेस करे। तो ये हो सकता है कि अभी फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता दल से कौन प्रत्याशी कहाँ कहाँ सामने आता है उसकी सूची का इंतजार कर रही हो, इसको लेकर के लेट लेती भी की जा रही हो। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर यह है कि बैठक की जा रही है और बैठक में क्या नाम सामने आता है, कौन सा नाम सामने आएगा, किस पर जो है मोहर लगेगी, ये आने वाले कल के ही पता चल पाएगा, क्योंकि फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। जी विशाल। योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, कितने नामों का पैनल अभी तक पहुंच पाया है प्रदेश कार्यालय के पास, और इसमें से कितनी छटनी करने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा ये पैनल? देखिए, काफी नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। उनमें से 3 से 4 नामों को जो है फाइनल किया जाएगा। उन्हीं में से नाम की जो है उस सूची को जो है केंद्र में भेजा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो उस पर जो है फैसला लेगी। उसके बाद किसका नाम फाइनल होकर लिस्ट में शामिल होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है चिंतन मंथन जो है वो बहुत तरीके से वरिष्ठ जो नेता हैं वो कर रहे हैं और सभी की जो धड़कनें हैं वो भी तेज हैं, क्योंकि सभी टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सभी की धड़कनें तेज हैं। उधर जो है पार्टी भी तैयार है। जी तो ऐसे में कौन कौन इस बैठक में भी शामिल है, और अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को आधार बनाएगी? ये करण माहरा के साथ साथ जो है अन्य जो कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य हैं वो उसमें बैठक में शामिल हैं और साथ ही साथ जो है केंद्र से भी जो है इसमें कुछ लोग जो है कॉलिंग माध्यम से जो है जुड़ रहे हैं और उसमें विचार किया जा रहा है। और देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि पर्यवेक्षकों के बहाने जो है लूट खसोट मचाई है, उस तरह का आरोप जो है वो लगा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अगर होते तो लोगों की काफी समस्याओं का समाधान होता। 1 साल से लोग जो है समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दों को जो है काफी, और जो है हाल ही में देखा आपने कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर जो है पार्टी ने किया, कहीं कहीं प्रदर्शन किया, तो उसको भी जो है मुद्दा बना करके घेरने की कोशिश की जाएगी। तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो बड़े मुद्दे हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और जो है कहीं ना कहीं घेरने हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के शंखनाद होने के बाद साथ ही प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। वहीं बीजेपी मजबूत चेहरों को मैदान में उतारना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पिछले दिनों कुमाऊं मंडल और कल हुई गढ़वाल मंडल की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद के साथ प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी भी हो रही है। इस संबंध में विधायक खजान दास का कहना है कि प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। 3 नाम के पैनल को पार्टी आलाकमान को भेजा जाएगा। बैठक के बाद प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। देखिए, नाम तो हम नहीं बता पाएंगे। जो हमारे पर्यवेक्षक जनपदवार जो नाम लाए हैं, हमारे संगठन की दृष्टि से 19 जिले हैं और 19 जिले में 3-3 की टोली भेज करके नाम लाए हैं। इस पर विचार हो रहा है। माननीय संगठन महामंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर विचार मंथन कर रहा है। उसके बाद जो नाम छन करके आएंगे, 3 नामों का पैनल है, 3 नामों में से एक नाम फाइनल होना है, तो उसी के तहत फिर आप लोगों को बता दिया। कब तक लगभग पहले लिस्ट आ जाएगी नगर पालिका, नगर पंचायत? देखिए, आज काफ़ी कुछ अभी रह गया है। हो सकता है कि रात तक आज फाइनल होने के चांस है। यदि संभव नहीं हो पाएगा तो कल फाइनल। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में 23 जनवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर पार्टियों की तैयारियां तेज हो चली हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होना बाकी है। बता दें कि उत्तराखंड में इस बार निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान होगा, जिसको लेकर कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा है कि कांग्रेस को फर्क अब महसूस होगा जब बीजेपी का उम्मीदवार बैलेट पेपर से भी जीतेगा, तब उनके पास शब्द नहीं होंगे। अब देखिए, बैलेट पेपर भी आ गया है, ईवीएम भी आ गया है। बैलेट पेपर और ईवीएम में अब फर्क आपको महसूस तब होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बैलेट में भी जीतेगा, फिर कांग्रेस क्या बोलेगी कि ये सरकार ने गड़बड़ की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी गड़बड़ नहीं करती, न गड़बड़ करेगी, न हमारे चरित्र में है, न हम इस तरह की कोई सोच रखते हैं। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शहर को जगह जगह पर सजाया गया है और इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भृदवान, बसंती बिष्ट, रजनीकांत सेमवाल, वरुण जैन,
करिश्मा शाह, मिजाज बैंड, रजत सूद यूके, रैपी बॉय और निखिल डिसोजा के साथ ही रेशमा शाह स्टार नाइट में अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इसके साथ ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, विंटेज कार रैली का भी आयोजन किया जाएगा। विगत वर्षों की भांति इस बार भी मसूरी विंटर लाइन कार्निवल हम प्रस्तावित है, जो 26 से लेकर के 30 तारीख तक रहेगा। और इन 5 दिनों में प्रातः 8 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे, जो देर रात तक रहेंगे। उस कार्यक्रम में हमारी जो कार्यक्रम स्थल होंगे उसमें हमारा लाइब्रेरी चौक है, हमारा गढ़वाल टेरेस है, हमारा शहीद स्थल है और हमारा लंढौर जो मैदान है, वहाँ पर प्रातः से अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चे, अलग अलग पैरामिलिट्रीज़ के हमारे जो बैंड्स हैं और बर्ड वॉचिंग से लेकर के अलग अलग विधाओं के लोग अपना अपना स्टॉल लगा करके अपने अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। का देवभूमि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का निर्माण नवंबर 2017 में शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। ऑल वेदर रोड के निर्माण को लेकर उस वक्त कहा गया था कि अगर मार्ग बन जाएगा तो किसी भी मौसम में चारों धाम तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन अब जहां सड़क निर्माण का काम हो गया है, वहां की स्थिति ये है कि बार बार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में एक गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण से तस्वीरें बदलने की बात कही गई थी, लेकिन सड़क की वजह से गांव जाने में भी अब तकलीफ हो रही है। सड़क चौड़ीकरण के निर्माण को लेकर ग्रामीण परेशान हैं और सड़क के लिए सड़क पर गांव के लोग कार्यदायी संस्था पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क चौड़ीकरण से ग्रामीण परेशान, सड़क के लिए सड़क पर गांव के लोग, कार्यदायी संस्था पर फिर उठा सवाल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों को किसी भी मौसम में कनेक्ट करने के लिए सरकार ने ऑल वेदर रोड के निर्माण का फैसला किया और 2017 में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका। मौजूदा स्थिति ये है कि कई जगहों पर निर्माण कार्य जारी है तो कई जगहों पर निर्माण हो चुका है और इन सब के बीच उसी सड़क से अब ग्रामीण परेशान है। हाईवे और जो ऑल वेदर रोड आई थी, ये गाँव का उत्तराखंड के विकास करने के लिए आई थी, परंतु इसके चलते ये देखिए रास्ते जो है वो डैमेज होते जा रहे हैं। गांव वालों के लिए आने जाने की आवाजाही में जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पानी की किल्लत है और ढो के सर पे बोझा लेके पानी का ढुलान करना पड़ता है, सामान का ढुलान करना पड़ता है। उसके ऊपर से ये ऐसे खराब रास्तों की मार तो बहुत ही दुर्गति हमारे लोगों की जा रही है और क्षेत्रीय विधायक से लगातार शिकायत करने के बाद भी जन सुनवाई नहीं हो रही है। अनुरोध करती हूँ शासन प्रशासन से कि जल्द ही इनका जो रास्ता है वो बनाया जाए ताकि आवाजाही जो है सुगम हो सके। डोबरी गांव के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण आक्रोशित। दरअसल टिहरी के नरेंद्र नगर में भी ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था ने 2017 और 18 में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH58 के चौड़ीकरण से डोबरी गांव को जोड़ने वाले दोनों पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों ने उस वक्त भी विरोध किया, लेकिन तब कार्यदायी संस्था ने अधिकारियों को भरोसा दिया कि गांव की सड़क पहले जैसे ठीक कर दी जाएगी। चाहती हूँ कि हमारे गांव का जो रास्ता है वो सही ढंग से ठीक हो जाए और जो बुजुर्ग लोग, हम तो माने सपोज कि चले जाते हैं इस रास्ते से पानी लेकर, लेकिन जो 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं चल पाती है इस रास्ते से, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उनके हाथ में 5 लीटर का एक डिब्बा रहता है, वो हैंडपम्प से पानी लेकर आती है, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर जाने में। और जो स्कूल के मेरे 3 साल की बेटी है उसी रास्ते से लेके जाते हैं हम उनको और बहुत परेशानी होती है उनको भी, और चल नहीं पाते हैं और बच्चों को गोद में ऊपर लेके जाना पड़ता है। और मेरे जो सास ससुर लोग हैं वो छोटे बच्चे को लेकर पहले सुबह ऊपर आते हैं, फिर पहले सुबह नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर चलने में। कार्यदायी संस्था ने पैदल मार्ग कर दिया बर्बाद। 7 साल से गुहार लगा रहे डोबरी गांव के लोग,
7 साल से पैदल मार्ग अभी तक भी ठीक नहीं किया गया है। वहीं गांव पेयजल की किल्लत से जूझ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पैदल मार्गों के ढंगार में तब्दील होने से घास, लकड़ी और पानी लाने में बेहद परेशानी होती है। जान जोखिम में डालकर महिलाएं पानी के लिए आती जाती हैं। बुजुर्गों को खाली हाथ चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके पैदल मार्ग जल्द ठीक नहीं किए गए तो वे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। सर, ये जो गुरा की बात कर रहे हो तो ये तो ऐसा समस्या आ रखी यहाँ पे कि हम लोग मतलब कभी भी लुढ़क सकते हैं इस आवाजाही से। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। जो हमारे खेत खलिहान भी तोड़ रखे हैं उसका भी उचित मुआवजा दें। और ये रास्ते जो पगडंडी तौर पे हम जा रहे हैं उसको व्यवस्थित बनाएं। और अगर नहीं बनाते हैं तो हम जन आंदोलन करने के लिए मजबूर और बाध्य होंगे सर। डोबरी गांव में अब तक नहीं बनी है सड़क। पथरीले पैदल मार्ग एक ही मात्र उपाय। डोबरी गांव में सालों से है पेयजल की समस्या। मतलब नरेंद्र नगर के डोबरी गांव में पहले से ही सड़क नहीं थी और जो पैदल मार्ग बना था उसे बर्बाद कर दिया गया। गांव के लोग बताते हैं कि सड़क और पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। आधा समय पानी ढोने में ही निकल जाता है। कई बार शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सरकार दावा तो करती है लेकिन गांव-गांव सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हमारे रास्ते बना के दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य इन दिनों अपने अंतिम चरण में पहुंचने लगा है। सिवई में इसका अंतिम स्टेशन बनाया जा रहा है। वहीं इस परियोजना के चलते गोचर से सिवई तक बनाई जा रही 6322 मीटर की स्केप टनल का सफलतापूर्वक से ब्रेक थ्रू किया गया है। इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली है। गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में एक सभा का आयोजन किया गया है जिसमें गदरपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान यहां पर मौजूद सभी महिलाओं को संबोधित भी किया गया, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया गया और सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह आशा कार्यकर्ताओं से भी लगातार काम करवाती है, इसको लेकर भी बताया गया। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को सही मानदेय नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा है हम लोगों की जो मांग है, हम जो मुख्यमंत्री जी ने हमें जब हमने आंदोलन किया था खटीमा में, उनका घेराव किया था, तो उस समय हमारा वादा जो था उन्होंने पूरा नहीं किया। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हमें 30,000 मासिक वेतन दिया जाए और जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो भी है, जो हमारी बहनें बूढ़ी होती जा रही हैं उन्हें पेंशन का मुद्दा, उनका पेंशन का मुद्दा भी रखा गया है। जैसे कि केरला में आशाओं को रिटायरमेंट के टाइम पर 3 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उन्होंने आज तक भी आशाओं के लिए कुछ नहीं सोचा। तो है सरकार ने ये कहा है कि भाई आशा घर घर जाएगी, बलगम लेके आएगी, बलगम की जांच करेगी, जबकि उसमें वायरस होते हैं और वायरस जो है फैलते हैं। तो क्या आशाओं की अपनी ज़िंदगी नहीं है, उनके घर परिवार नहीं है? जो हम लोग इस तरीके का हम लोग काम वो सौंप रही है तो उसके हिसाब से हमें पैसा भी तो दे। 30,000 हमारा जो है महीने का बनता है, 1,000 रुपये पर डे से। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब हम इतना काम कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें इनको 30,000 देना चाहिए। कम से कम अपनी घर गृहस्थी को ये लोग चलाएं। 24 घंटे काम करते हैं। अभी कोरोना काल को ही आप लीजिए, कोरोना काल में सब लोग घर में बैठे हुए थे, अपने लैपटॉप से ऑनलाइन अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक आशा ही ऐसी कड़ी थी जो सब जगह अपने फील्डों में, परिवारों में, बाहर से आने वालों की सबकी देख रेख कर रही थी। भूभैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी होने के बाद मौसम सुहाना हो गया है। ऐसे मानो कि बद्रीपुरी के
चारों तरफ से बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। वहीं देवदर्शनी से लेकर मानामणि भद्रपुर तक बर्फ का ही साम्राज्य फैला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आईटीबीपी के हिमवीर और बीकेटीसी के कर्मचारी बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा का दायित्व पूरी तत्परता और मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह का नजारा नजर आ रहा है और पर्यटक किस तरह से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? विशाल जी, देखिए, भगवान बद्री विशाल के कपाट अभी शीतकाल के लिए बंद है, तो वहाँ बद्री धाम में अभी जो सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई उसके बाद जो है नज़ारा बिल्कुल जो है अलग सा नजर आ रहा है। देवदर्शनी से अगर नजर दौड़ाई जाए तो मणिभद्रपुर तक पूरी जो बर्फ का साम्राज्य दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ और सफेद बर्फ जो है सन्नाटे को चीरती हुई नजर आ रही है। और वहीं जो मुख्य परिसर है भगवान बद्री विशाल के, उसकी सुरक्षा में जो आईटीबीपी का दस्ता और कुछ जो बीकेटीसी के कर्मचारी जो है अभी 6 माह जो है वहाँ पे रहेंगे। और अभी शीतकाल के चलते जो है वहाँ पे बर्फबारी हुई, तो उसके बाद मास्टर प्लान में भी जो कुछ मजदूर वहाँ पे कार्य कर रहे थे, तो मजदूर वो कार्य भी जो है अभी बंद पड़ा हुआ। लेकिन जो मौसम अगर देखा जाए तो सुबह से ही खुशनुमा हो रखा है बद्रीपुरी का, और खिली धूप अभी नजर आ रही, लेकिन करीबन आधा से 1 फुट बर्फ जो है बद्रीपुरी के आसपास जो बस स्टेशन तक जो है नजर आ रही है। ऐसे में जो वहाँ पे महानिर्माण कार्य बद्रीनाथ मास्टर प्लान का चल रहा था वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन बर्फबारी भी जरूरी थी, क्योंकि देखिए पिछले 1.5 से 2 महीनों से पूरा जो उच्च हिमालय था तो बर्फ विहीन था, तो बिल्कुल सूखा नजारा जो है सूखा पड़ा हुआ था पहाड़ियों में। लेकिन अब जबकि बर्फबारी हो चुकी है तो जो खिली धूप के बीच अगर आप नजारा जो दृश्य आप देख रहे हैं तो खुद अंदाजा लग सकता है कि जो सफेद चमकती जो बर्फ है, तो बिल्कुल ये अलग सा दृश्य जो है बद्रीनाथ का दिखाई दे रहा है। जी। तो ऐसे में पर्यटक कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते भी हैं, रुख करते हैं वहाँ का? विशाल जी, अभी जो अगर बद्रीपुरी की बात की जाए तो शीतकाल में कपाट बंद रहते, तो लिहाजा भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए अगर शीतकाल में कोई पर्यटक आना भी चाहे तो हनुमान चट्टी तक ही आने की अनुमति होती है। लेकिन पंडकुशर में योगदान बद्री है, नरसिंह बद्री जोशीमठ में है, और विंटर डेस्टिनेशन है हमारे पास ओली, तो यहाँ पे भी अच्छी बर्फबारी हुई है। तो पर्यटक लगातार इन शीतकालीन पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं, धार्मिक पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं। और आज पिछले 2 दिनों से अच्छी जो है जो यहाँ पे खिली धूप पर्यटकों को मिल रही है, तो पूरा जो जोशीमठ ओली गोरसों का जो इको टूरिज्म सर्किट है वो पर्यटकों से भरा हुआ है। और अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ 27 से 29 के दिसंबर के बीच जो है आने की जो है कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के भी जो पर्यटन कारोबारी हैं और जो पर्यटक हैं जो बर्फानी खेलों के शौकीन हैं, तो उनमें भी काफी जो है खुशी नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।